Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो और प्रोपोर्शंस का। आज बेसिकली उसकी लास्ट क्लास है, तो आज के इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि आपको करा देने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो अलग अलग वैरायटी के थे। तो 4-5 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन बच रहे थे जो आपको कराने ज़रूरी थे, क्योंकि वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम रेशियो का। क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये स्पेशली मैंने अरेंज किए हैं कहीं से, तो वहाँ हिंदी में फॉर्मेट में था नहीं और मैंने भी टाइप नहीं किया। मैंने सोचा आपको हिंदी में बता ही दूंगा, है ना। 4-5 क्वेश्चन हैं केवल, तो इसके लिए फिर मैंने हिंदी में अलग से टाइप नहीं किया। मैं साथ साथ आपको हिंदी में भी बता दूंगा, जिससे आपको मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक भिखारी है जिसके पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ ही हैड अ टोटल ऑफ ₹57 और उसके पास जो कुल रुपए हैं वो है 57 रुपीज, ठीक है। रेशियो ऑफ दीज कॉइन्स आर इन 10:17:7 एंड हाउ मैनी 20 पैसा कॉइन डिड ही हैव। और आपको दिया क्या गया है कि सिक्के जो है ना, जो 10 पैसे के सिक्के हैं, जो 20 पैसे के सिक्के हैं और जो 1 रुपए के सिक्के हैं, उनकी संख्याओं में आपको अनुपात दिया गया है 10:17:7 का अनुपात है। और आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि 20 पैसे वाले सिक्के कितने रहे होंगे, यानी 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या रही होगी। तो वैसे तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का था, अगर आप लैंग्वेज समझ पाते और अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं और उन तरीकों पर आपने काम किया है तो आपको ये क्वेश्चन क्लिक हो जाता, 5 सेकंड में करके आगे निकल जाते हैं। देखते हैं कैसे, या एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको इसका जो तरीका है बनाने वाला वो बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप 5 सेकंड में कैसे आंसर ला सकते थे। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 3 तरह के सिक्के हैं उसके पास, ठीक है। ये हो गया 10 पैसे, फिर ये आ गया आपका 20 पैसे और ये आ गया आपका 1 रुपया, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है। तो मैं यहाँ संख्या लिख देता हूँ। क्या अनुपात दिया गया है, 10:17:7, यानी 10 पैसे वालों की संख्या 10 रही हो, अगर 20 पैसों की संख्या 17 रही हो और उसकी रही हो 7, ठीक है। मैं आपसे बोलूं अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, यानी मूल्य निकालना हो, तो कैसे निकलेगा भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 पैसे वाले मान लो आपके पास 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए, तो आप बोलोगे 10 × 10, 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। मतलब आपने किया क्या, जितने सिक्के थे और जितना एक सिक्के की वैल्यू थी उनका आपस में गुणा कर दिया तो हमें फाइनल वैल्यू मिल गई, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मूल्य, ठीक है। अगर 10 पैसे के आपके पास 10 सिक्के हों, क्योंकि संख्या थी ना, मैंने मान लिया 10 पैसे के 10 ही सिक्के रहे होंगे, है ना। तो 10 पैसे के 10 सिक्के मिलके कितने रुपए बनाएंगे, आप बोलोगे 1 रुपया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 रुपया। वैसे ही 20 पैसे के 17 सिक्के मिलके कितने रुपए बनाएंगे, आपको पता होगा कि 20 पैसे के अगर 5 सिक्के होते हैं तो वो बनाते हैं 1 रुपया, ठीक है। अगर 20 पैसे के 1 रुपया कब बनेगा, 20 पैसे से, जब 20 पैसे के 5 सिक्के हों, ठीक है। तो यहाँ कितने सिक्के थे, 17। अगर मैं बोलूं आपसे कि 20 पैसे के अगर 15 सिक्के होते, ठीक है, तो कितने रुपए बन जाते, आप बोलते 3 रुपए, ठीक है। 5 का हमने 3 गुना किया तो 1 रुपए का भी 3 गुना हो गया। यानी 20 पैसे के अगर 15 सिक्के होंगे तो ओवरऑल रुपए कितने बने, आप बोलोगे 3 रुपए, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया 15 सिक्के होंगे तो 3 रुपए बनेंगे। हमारे सिक्के बचे कितने, यहाँ टोटल थे 17, यानी 2 सिक्के बच गए। अब 20 पैसे के 2 सिक्के मिलके कितने रुपए बनाएंगे,
आप बोलोगे 40 पैसे, ठीक है, तो मैं कहूँगा चलिए ठीक है, तो यानी 20 पैसे के 17 सिक्के, इनकी वैल्यू क्या हो गई? 3 रुपए 40 पैसे। ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना उधर कोने का, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, चलिए सेट। 20 पैसे के 17 सिक्के कितने बनाएंगे? 3 रुपए और 40 पैसे। ठीक है, ये चीज अब ये भी नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, शायद आपको फिर दिखने लगेगा अच्छे से, है ना। अब शायद आपको थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा। हाँ, चलिए ठीक है, इतने में हमारा काम चल जाएगा। आपको पता चल गया 20 पैसे के 17 सिक्के मिलके कितने रुपए बनाएंगे? 3 रुपए 40 पैसे। ठीक है, और 1 रुपए के 7 सिक्के मिलके कितने रुपए बनाएंगे? भाई 1 रुपए का एक सिक्के की वैल्यू होती है एक, 7 सिक्के की वैल्यू कितनी हो गई? 7 रुपए। ठीक है, ये आपका आ गया 7 रुपए। ठीक है, टोटल आपके पास कितने रुपए हो गए अगर मैं बोलूं? 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 40 पैसे, यानी 11 रुपए और 40 पैसे। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि उसके पास टोटल 57 रुपए थे, यानी ये 11 रुपए 40 पैसे ना होने होकर ये टोटल कितने थे? 57 रुपए। ठीक है, तो उसका कितना गुना है 57? अगर मैं आपसे निकालने को बोलूं तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली ये करेंगे, आपने 57 ये लिखा और बट्टे में क्या लिखा? 11.4। ठीक, ये 11 रुपए 40 पैसे। जब आप इसका भाग देंगे, यानी ये पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ाएंगे और 114 से 5 बार आपका जाएगा तो 570 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू जो है वो इसकी कितने गुना है? आप बोलोगे 5 गुना है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यार सिक्कों की संख्या भी फिर इतनी नहीं रही होगी, सिक्कों की संख्या भी फिर 5 5 गुना रही होगी। अगर टोटल वैल्यू में 5 गुना मिल रही है तो सिक्कों की संख्या भी 5 5 गुना रही होगी। हमसे पूछा क्या था? 20 पैसे के सिक्के कितने दिए थे? 17, तो ये 17 ना होकर कितने रहे होंगे? 17 का 5 गुना, यानी कितना आ गया? 85। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तरीका तो हुआ बनाने वाला तरीका, इस तरीके से आप बना के कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने एक्स वैक्स कुछ नहीं माना, बिना एक्स माने भी क्वेश्चन सारे हो जाते हैं सॉल्व। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं इनमें एक्स वैक्स मानने की जरूरत होती है, तो आपको आदत छोड़नी पड़ेगी एक्स वाली। ठीक है, अब इसे देखिए कि बिना पेन उठाई कैसे करना था। अगर मैं आपसे बोलता कि आप केवल ये, तो चलिए आपने नोट भी कर लिया होगा, है ना, अब ये मैं हटा रहा हूँ। मान लीजिए इतना क्वेश्चन होता, क्वेश्चन तो आगे भी था लेकिन हमारा इतने से काम हो जाता। आपसे बोला क्या था कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। आपको पता है 20 पैसे के जो भी सिक्के होंगे वो 17 का मल्टीपल तो हो गई, यानी सिक्कों की जो भी संख्या आएगी उसमें 17 से भाग तो जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ 17 लिखा है। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें 17 से भाग जा रहा था, 85, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही मार्क कर देता बिना कुछ सॉल्व किए, और क्वेश्चन खत्म करके मैं आगे बढ़ जाता, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का है, देखते हैं क्या है। देयर आर रुपीज 225 इतना रेशियो ऑफ नंबर, इतना 1 रुपी कॉइन आपको बताना है कितने रहे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास अगर टोटल पैसे 225 रुपए हैं, जिसमें आपके पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। ठीक है, और उन सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन वहां पर बता दूंगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है, चलिए थोड़ा सा अलग है तो ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं हिंदी में बताता हूँ।
कि एक आदमी के पास 640 रुपए हैं, ठीक है, जिसमें कुछ 1 रुपए के नोट हैं, कुछ 5 रुपए के नोट हैं और कुछ 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है। और यदि तीनों प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो टोटल नंबर ऑफ नोट कितने होंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास टोटल रुपीस हैं 640 रुपए, ठीक है, और आपके पास 1 रुपए के कुछ नोट हैं, ठीक, 5 रुपए के कुछ नोट हैं और 10 रुपए के कुछ नोट हैं, ठीक है, यही दिया है ना, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, ठीक है। तो आपसे बोला है कि आपको ये बताना है कि टोटल नोट हमारे पास क्या होंगे यदि तीनों प्रकार के नोटों की संख्या समान हो, यानी जितने 1 रुपए के नोट हैं आपके पास उतने ही 5 रुपए के हो और उतने ही 10 रुपए के हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मान लेते हैं आपको, आपके पास तीनों तरह के नोट एक 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 रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया तीनों प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो मैं यही मान लेता हूँ कि तीनों एक 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 रहे होंगे, ठीक। अब देखते हैं, अगर मैं तीनों एक 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 मानूंगा, ठीक, मैं संख्या यहाँ लिख देता हूँ, चलिए, अगर तीनों एक 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 होंगे, ठीक, तो मूल्य कितना बना, आप बोलोगे 1 रुपए का नोट एक होगा तो 1 रुपए ही बनेगा, ठीक, 5 रुपए का एक नोट होगा तो 5 रुपए बनेंगे, ठीक है, 10 रुपए का एक नोट होगा तो 10 रुपए बनेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, तो आप बोलोगे 10, 5, 15 और एक 16, यानी 16 रुपए आ रहे हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल रुपए कितने हैं, 16 नहीं है, 640 है, यानी 16 ना होकर टोटल रुपए हमारे 640। ये इसका कितना गुना है, तो आप बोलोगे इसका 40 गुना है, 16 चौको 64 होता है, एक जीरो इधर था तो एक जीरो लगा दिया, यानी आपको पता चल गया कि भाई अब टोटल जो नोट होंगे, टोटल नोट होंगे वो कितने कितने होंगे तीनों के पास, इस पे भी 40, संख्या में 40 का गुणा करेंगे क्योंकि जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो उसकी 40 गुना निकली, ये वैल्यू उसकी 40 गुना थी, तो नोटों की संख्या भी 40-40 गुना हो जाएगी, यानी पहले वाले 40, दूसरे वाले 40, ठीक है, तीसरे वाले भी 40, तो टोटल कितने हो गए, टोटल अगर आप करने को बोलूँ तो आप करोगे 40 प्लस 40 प्लस 40, यानी आपके टोटल कितने नोट आ गए, 120। देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर मान लो 10 रुपए के 40 नोट होते तो कितने रुपए बनते, मैं दिखा देता हूँ। अगर 10 रुपए के 40 नोट होते तो रुपए बनते आपके पास, इधर लिख देता हूँ चलिए, ठीक है, 10 रुपए के 40 नोट कितने बनाएंगे, 400, ठीक। 5 रुपए के 40 नोट, ठीक है, 5 रुपए के 40 नोट ये कितने बनाएंगे, 200। 1 रुपए के 40 नोट ये बनाएंगे कितने, 40 रुपए। तो आप जब टोटल करोगे तो आपको कितने रुपए मिलने हैं, 640 रुपए, और यही आपको क्वेश्चन में दिया था कि टोटल आपके पास 640 रुपए है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका आपका ये था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन भी इजी ही है वैसे तो, लेकिन सोचा एक बार आपको बता देता हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इजी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना कभी कभी पेपर में, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसे पता रहता है कि यार हर तरह के क्वेश्चन देने हैं, केवल ये भी नहीं कर सकते आप मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन दे सकते। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड नंबर शुड बी एडेड टू ईच 6, 14, 18, 38 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मेक अ प्रोपोर्शन। यानी क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उन संख्याओं में एक ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जो भी नंबर हैं वो सारे प्रपोर्शन में बढ़ जाएं। प्रपोर्शन का मतलब समानुपात में बढ़ जाए, यानी समान अनुपात हो, जो पहले दो का अनुपात है वही दूसरे दो का अनुपात हो, ठीक है। तो इसे करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बोलूंगा कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे ऑप्शन से करना है, ठीक है। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए था एक, ठीक है, मैं आपसे बोलूं अब 6 में एक जोड़िए और 14 में एक जोड़िए, कितना आएगा, 7 और 15,
7 और 15 में कोई सीधा सीधा अनुपात दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, है ना? तो मैं कहूंगा फिर 2 जोड़िए, 6 में 2 जोड़िए, 14 में 2 जोड़िए, ठीक है? या चलिए मैं इसे लिख के ही दिखा देता हूँ, और क्लियर हो जाएगा। आपकी संख्याएं थी 6, 14, 18 और 38। अगर आप सब में 2-2 जोड़ देते, +2, +2, +2, +2, यही तो पूछा है आपको कि क्या संख्या जोड़ी जाए कि समानुपात में हो जाए, ठीक है? तो ये आपका हो जाता 8, ये हो जाता आपका 16, ये हो जाता आपका 20, और ये हो जाता आपका 40। मैंने आपको क्या बताया था, अगर समानुपात में कोई चीज है, यानी समान अनुपात में कोई चीज है, तो ए का जो अनुपात बी से होगा, वही अनुपात सी का डी से होगा, ठीक है? यहाँ आप देखिए, अगर मैं ऐसे मान लूं, ये रहा होगा ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है? ए कितना था? 8, बी कितना हुआ फिर? 16, ठीक है? सी कितना हुआ? 20, और डी कितना हुआ? 40। ए और बी में क्या अनुपात है? अगर मैं इसे 8 से काटूं तो 1:2 है, और 20 और 40 में क्या अनुपात है? अगर मैं 20 से काटूं तो 1:2। तो हमें पता चल गया कि जो हमने 2 जोड़ा था, यही सही संख्या थी। इसे जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला, वो समान अनुपात में बांट दिया उसने संख्याओं को, ठीक है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको सीधे सीधे दिख भी जाता। अगर 2 की जगह में 3 जोड़ता, ठीक है, तो 6 में 3 जोड़ता हो जाता 9, 14 में 3 जोड़ता हो जाता 17। अब 9 और 17 में तो वैसे भी कोई अनुपात नहीं दिख रहा है ना? मान लो फिर भी मैं आगे भी करता, 18 में 3 जोड़ता हो जाता 21, और 38 में 3 होता 41। अब देखिए कोई अनुपात है क्या? 9 और 17 का अनुपात इधर है, तो 9 और 17 का अनुपात इधर होना चाहिए, तभी समान अनुपात होगा। लेकिन 3 जोड़ने पे भी नहीं हुआ। फिर आप ऐसे ही 4 जोड़ के देखते, उससे भी नहीं होता, ठीक है? तो आपको वैसे ही दिख जाता है कि 2 ही जोड़ना है, 2 से एक अनुपात बन पा रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं एक बार। ये है और इसके बाद ये है। चलिए मैं पहले आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है, मतलब अगर आपको 3 संख्या दी गई हैं, तो आपको बतानी है चौथी संख्या क्या होगी जो उसी अनुपात में हो। ठीक? कैसे करते हैं? मान लेते हैं ये 4 संख्या नहीं होंगी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक? ए और बी की वैल्यू क्या दी गई है? 24 और 120, 24 और 120, ठीक है? और सी की वैल्यू क्या दी गई है आपको? 22, और डी की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है? अब ये बीच में डबल रेशियो लगा होता है ना साइन, इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? इसे हम एज अ इक्वल टू ट्रीट करते हैं, ठीक है? जब मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको क्या बताया था? जो इधर चीज फॉलो हो रही होती है वही इधर फॉलो होती है, यानी ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, जो यहाँ चलेगा वही यहाँ चलेगा, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं इस रेशियो को मैं इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ, है ना? पहली क्लास में ही मैंने बताया था कि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर दिया गया है? 22/डी, ठीक है? इसे भी ऐसे लिख दिया अनुपात में। अब यहाँ से आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? 22 × 120/24, ठीक है? आप इससे से काट दीजिए, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और ये आपका डी आ जाएगा 110। तो यानी आपका जो चतुर्थ अनुपात होता वो होता 110। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे कि जब भी आपको चतुर्थ अनुपात निकालना हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है डी वाला ही गायब करे, हो सकता है कभी वो ए वाला गायब कर दे, ठीक है? लेकिन फॉर्मूला आपका यही चलेगा, तरीका आपका यही चलेगा। अगर चारों वैल्यू में से कोई भी एक गायब करेगा, तो उसकी जगह आप उसे ही लिख दे दिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी दिया होता और सी पूछा होता, तो मैं सी की वैल्यू सी मान के चल लेता, फिर ऐसे ही गुणा करता, आ जाता आंसर, है ना? तो किसी की भी एक की वैल्यू पूछी जाए और बाकी 3 वैल्यू दी गई हो, उसे निकालने का तरीका है आपका यही, ठीक है? चलिए इसके बाद जो हमने क्वेश्चन छुड़वाया था वो मैं देखता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन में तो मुझे पता था कि 4 संख्याएं थी,
थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है कि आपके पास तीन ही संख्याएं हैं, उसमें आपको बताना है कि तीसरी संख्या जो होगी उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब संख्याएं क्या मान लें, मान लीजिए आप पहली और दूसरी ये रही होगी, और ये मैंने मान ली कॉमन बी वाली, ठीक है, जो ए के साथ भी है और सी के साथ भी है। इसमें मैंने ए बी सी डी क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें आपको बोला गया था कि तृतीय अनुपात आपको बताना है, यानी तीन संख्या है उनमें से आपको बताना है अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसलिए मैंने डी वाली नहीं लिया। अगर मैं डी ले लेता तो ए बी सी डी चार वेरिएबल हो जाते, यानी चार संख्याएं हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था तृतीय अनुपात, तो इस वजह से मैंने तीन लिया। ठीक है, अब इसे करने का क्या तरीका है? सेम वही तरीका, मैं वैल्यू अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं बाद में लिख दूं, या बताइए मैं पहले ही लिख देता हूं। चलिए, ए की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 0.8। ठीक है, और बटे में मैं बी को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए के नीचे बी को लिख रहा हूँ, बी की वैल्यू दी गई है आपको 0.2, बराबर में बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.2, और सी को मैं बटे में लिख दे रहा हूँ, ये सी। ठीक, यहाँ से अगर आप सी निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। ठीक है, जब आप इसे भाग दे के काटेंगे तो आपका फाइनली आएगा क्या? फाइनली आपका आएगा 0.05। तो ये हो जाएगी आपकी सी की वैल्यू, और सी ही हमारा इन संख्याओं में तीसरी संख्या थी। हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तो हमें सी की वैल्यू बतानी थी, और सी की वैल्यू इस टाइप से निकल आई, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, क्योंकि थोड़ा इजी भी क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ा वो ही लोग कर पाएंगे जिनका बेसिक थोड़ा क्लियर होगा, है ना। हर कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाता, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली को कठिन कठिन क्वेश्चन लोग करना शुरू करते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। बल्कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन कम आते हैं। जो भी आपका टेस्ट ऐसा होता है ना, जो भी आपका एग्जाम ऐसा हुआ जिसके थ्रू आपको नौकरी मिलेगी, वो एग्जाम हमेशा आपके बेसिक टेस्ट करेगा कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी अच्छी है उस चीज की, है ना। ये टेस्ट नहीं करता कि आप कठिन कठिन क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये जरूर टेस्ट करता है कि आप बेसिक आपने मतलब चीजें समझ के कितनी पड़ी हुई है। रटने वाली चीज नहीं पूछेगा कभी, हमेशा ये पूछेगा कि आपकी डीप नॉलेज क्या है उस सब्जेक्ट में। तो आज हमारी जो ये वीडियो थी, हमारी रेशियो और प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास थी। आज के बाद जो हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथ्स का, तो उम्मीद करता हूँ आपको रेशियो और प्रोपोर्शन में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और कई चीजें ऐसी रही होंगी जो शायद आपने पहले कहीं ना देखी हो, और यहाँ पे आपको नई नई चीजें समझ में आई हैं, सीखने को मिली हैं ना। कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जिन्हें हमने 5-5 सेकंड में खत्म किया। कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि आप एक्स मान के अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या था। अभी भी आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए कि आप पूरा सॉल्व करिए, या फिर सीधे ऑप्शन देख के मार्क कर दीजिए, है ना। तो थोड़ा हम स्मार्टली काम करेंगे कि चीज़ों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख पाएं, और कम से कम टाइम में हम क्वेश्चंस को कैसे खत्म कर पाएं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स या कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।